सबसे पहले बात ENBA अवार्ड्स 2021 में एबीपी गंगा की धूम की। ENBA यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड में एबीपी गंगा पर अवार्ड्स की बारिश हुई है। आपके अपने न्यूज चैनल एबीपी गंगा का ENBA अवार्ड में किस तरीके का जलवा रहा, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, जहां 5 गोल्ड और 2 सिल्वर ENBA अवार्ड एबीपी गंगा को मिला। तो मंच से लगातार एबीपी गंगा का नाम बुलाया जाता रहा और कुछ इस तरीके से तालियां गूंजती रही आपके अपने चैनल के लिए। अब डिटेल्स बताएं कि किन किन सेक्शन में अवार्ड मिला है। और बात तो चुभेगी, बिल्कुल मंच पर ये आवाज आपने सुनी, बात तो चुभेगी को 2 ENBA अवार्ड मिला। The award you will be getting from there's a special booth which has been set up right behind the cameraman to please receive the award from there। देखिए एबीपी गंगा के प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को 2 ENBA अवार्ड मिला है। एक बेस्ट प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन का अवार्ड मिला है और इसके अलावा बात तो चुभेगी को बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम नॉर्दर्न रीजन हिंदी का भी अवार्ड मिला है। ENBA अवार्ड हमारे खास शो यूपी का मूड क्या है को बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन का ENBA अवार्ड और एबीपी गंगा को बेस्ट न्यूज कवरेज नॉर्दर्न रीजन हिंदी का अवार्ड मिला है। इसके अलावा अगर आपको याद हो, मुख्तार अंसारी की रोपड़ से बांदा जेल तक शिफ्टिंग को नॉन स्टॉप कवर किया था आपके अपने चैनल ने। किस तरीके से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई थी, दिन रात एक करके आपको हर तस्वीर हमने दिखाया था और इसके लिए अब इसके अलावा एबीपी गंगा के एंकर राजेंद्र देव को बेस्ट न्यूज एंकर ENBA अवार्ड मिला है नॉर्दर्न रीजन। इसके बाद बात करें एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल को बेस्ट एडिटर ऑफ द ईयर के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। इसके साथ ये भी आपको बताएं एबीपी नेटवर्क के CEO अविनाश पांडे को CEO ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। तो ये शाम नाम रही एबीपी गंगा के, जहां लगातार नाम पुकारते रहे और तालियों की गूंज से पूरे माहौल में एक मनोबल बढ़ा है, जहां आपके अपने चैनल को ये सम्मान मिला है, प्यार मिला है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पर सफर करना चाहते हैं, वहां बढ़ने की सोच रहे हैं, तो अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूला जाएगा। यूपीडा ने टोल वसूली के कुल 13 पॉइंट्स बना दिए हैं। इनमें गाजीपुर के हैदरिया और लखनऊ के गोसाईगंज के महोरा कला के 2 बड़े टोल हैं और इसके अलावा इस बीच 11 छोटे टोल हैं जो एंट्री पॉइंट्स हैं। एक्सप्रेसवे पर बीच में कहीं से भी अगर आप सफर शुरू करते हैं, टोल तो देना ही होगा। कुल टोल टैक्स कितना होगा? 833 रुपए। लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तर्ज पर ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स में 25% की छूट है और इस हिसाब से कुल टोल देना होगा 625 रुपए। लेकिन ध्यान में रखिए, ये 25% की छूट चल रही है। अगर ये छूट हटा दी जाती है तो असल टोल है इस एक्सप्रेसवे पर 833 रुपए। तो टोल वसूली की पूरी तैयारी हो चुकी है और आज से ये फंक्शनल होगा। अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलते हैं तो टोल देना होगा। 2 बड़े टोल हैं, इसके अलावा 11 छोटे पॉइंट्स हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फ्री सफर खत्म होता है और आज से एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए टोल देना होगा। आइए चलिए इसकी डिटेल्स लेते हैं। देखिए यूपीडा ने टोल वसूली के लिए कुल 13 पॉइंट्स बनाए हैं। ये पॉइंट्स हैदरिया और गोसाईगंज के महोर कला में 2 बड़े टोल प्लाजा हैं। इसके बीच में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो 11 छोटे टोल मिलेंगे, वो एंट्री पॉइंट है। कहीं से भी अगर आप सफर शुरू करते हैं, टोल तो देना होगा। क्या है ये अमाउंट? कुल टोल टैक्स है 833 रुपए, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह 25% की छूट मिलेगी और ये छूट कैलकुलेट करके आती है जिस फॉर्म में, जिस डिजिट में, वो है 625 रुपए। ये है टोल जो आज से आपको एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए चुकाना होगा। कहीं से भी एंट्री करिए, आपको टोल तो देना ही होगा। यूपीडा ने पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। ग्राउंड पर कैसा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, क्या है उसकी अपडेट जानेंगे हमारे 2 सहयोगी। अनुभव शुक्ला लखनऊ से जुड़े हैं, नीतीश पांडे वाराणसी से। शुरुआत करते हैं नीतीश से, जानने की कोशिश करते हैं नीतीश किस तरीके की तैयारियां, आज से सफर महंगा होने वाला है। तैयारियों की बात कर ले तो जो टोल लेने वाले हैं वो तो अपनी पूरी तैयारी में है, लेकिन जो लोग टोल देने वाले हैं वो खास तौर पर निराश दिखाई दे रहे हैं। निराश इसलिए
कि गाजीपुर से सफर शुरू करते थे तो सीधा लखनऊ उतरते थे। अगर इसके बीच में अगर बता दें तो आजमगढ़ से भी कुछ लोग चढ़ जाते थे, जौनपुर के रास्ते भी अगर कहें तो पीछे से कुछ लोग चढ़ जाते थे। अब जो पीछे से या बीच से आप कहीं से भी अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो आपको टोल देना पड़ेगा, यानी टोल से कहीं भी आपको राहत मिलने वाली नहीं है। अब जेबें ढीली करनी पड़ेगी। पहले तो पेट्रोल की महंगाई और इसके साथ ही अब टोल भी सिर्फ ऊपर, तो निश्चित तौर पे जो जनता पूर्वांचल से खास तौर पे गाजीपुर से लेके लखनऊ तक का सफ़र तय करती है उसकी जेब है उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखना ये होगा कि जनता इसे किस तरह से लेती है। अब देखते आने हैं, वाले दिनों में क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, लखनऊ की तरफ आगे बढ़ता है। हम आगे बढ़ेंगे अनुभव के पास और जानकारी लेंगे कि यूपीडा ने क्या सोच करके इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार किया है, इसके पीछे की क्या उनकी रणनीति रही है। अनुभव, देखिए, बीते मंगलवार को जब कैबिनेट बैठक हुई थी तभी नए जो प्रस्ताव आए थे उनमें जो बिडिंग हुई थी उसमें इसी प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और आज से वो जो टोल की दरें हैं वो लागू हो रही हैं। अब 833 रुपये, लेकिन 25% छूट मिल रही है और ये 625 रुपये हो गया। यानी हल्के वाहन, जब बड़े वाहन जाएंगे तो उनको 1095 रुपये के आसपास जो है वो कुल टोल टैक्स देना पड़ेगा। उससे भी बड़े जो वाहन होते हैं, हम जिसको कहते हैं कि जिसमें जो हैवी व्हीकल होते हैं, उनको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो निर्माण इकाइयों में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, जिसको हम कहते हैं कि 7 धुरी का यान है ये, तो उसको 3000 से ज़्यादा देना पड़ेगा। और जो 7 धुरी से भी ज़्यादा बड़ी मशीनें, उनको तो 4085 रुपये पूरा टोल टैक्स देना होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है और सब में हालांकि हम देख रहे हैं कि 25% का डिस्काउंट है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप अगर देखिए 2 बड़े टोल हैं, लखनऊ से चलेंगे महुरा कला, यहीं से एंट्री करेंगे अगर तो आपको वहाँ पर टोल देना होगा, और गाजीपुर में जो हैदरिया इलाका है वहाँ पे एंड होगा, या वहाँ से आप चलेंगे हैदरिया से देंगे और यहाँ पर एंड होगा। पर ऐसा नहीं है कि आप बाराबंकी से चलेंगे तो आपको टोल नहीं देना होगा। बाराबंकी से चलेंगे तो वहाँ पर भी एक नीचे जहाँ से हाईवे जुड़ता है ये एक्सप्रेस है, वहाँ टोल है। फिर अयोध्या से चढ़ेंगे तो भी आपको टोल देना पड़ेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर पहले से ही तैयार था और जब ये प्लान हुआ था, जिसको हम कहें कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ग्रीन एक्सप्रेसवे है, तो वो जब प्लान हुआ था तभी इस तरह प्लान हुआ था। और ये हमें ज़रूर दिख रहा है कि इसका जो टोल प्राइस है वो आगरा एक्सप्रेसवे की ही तरह है, क्योंकि यूपीडा उसका भी संचालन करता है और इसका भी संचालन करता है। जाहिर है। अब चलिए नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, ये बताइए कि जब देखिए लखनऊ एक्सप्रेसवे शुरू हुआ था तो वहां पर शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कतें ये थी कि बहुत लंबा स्ट्रेच था और बीच में ना दुकानें थी, ना हॉल्ट थी, ना इस तरीके की सुविधाएं थी। क्या वहां से कुछ सीखते हुए इस एक्सप्रेसवे पर ऐसी सुविधा है या फिर इमरजेंसी के लिए कोई चीजें हैं मुहैया कराई जाएंगी? अगर सुविधाओं की बात कर लें तो खास तौर पे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है सिर्फ आम जनता के लिए नहीं बल्कि किसानी को लेकर खास तौर पे ये मायने रखता है। चूँकि पूर्वांचल का इलाका है और मंडियों से मंडियों को जोड़ने के लिए ये एक्सप्रेसवे खास तौर पे एक बड़ा माध्यम सिद्ध होने वाला है और हो रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो जनता है, जो किसान है, जो आम लोग हैं, उन पर भार पड़ेगा इस तरह से कि जब आप भारी वाहन लेकर आएंगे, भारी वाहनों का चार्ज अलग है। जो चीज़ें पहले कम से कम दाम में हो जाती थी अब उनका एक बड़ा दाम भी देना पड़ेगा, किराया भी देने पड़ेंगे। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जनता पर दबाव पड़ने वाला है। जिस तरह से छूट की बात है तो छूट तो अपनी जगह है, छूट तो दे रखी है उन लोगों ने, लेकिन जो छूट है उसको और भी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जब छूट बढ़ाई जाएगी तो किसानी को राहत मिलेगी। पहले की स्थिति बता दूं, जनता पूर्वांचल की जनता है और इस एक्सप्रेसवे को अपने आप में खास मान रही थी। और जो आपने जिक्र किया कि दुकानों का और इसके साथ ही अन्य सुविधाओं का, तो अभी दुकानें तो कुछ खास इस एक्सप्रेसवे पर दिखाई नहीं दी हैं। अगर लोग यहाँ से सफ़र कर रहे हैं गाजीपुर से या लखनऊ के बीच में, तो आपको कोई एक्सप्रेसवे पर ऐसी दुकान जैसी चीज़ दिखाई नहीं दे देगी कि आप वहाँ पर पूरी तरह से सुविधाओं का लाभ उठा लें। लेकिन जो जनता गाजीपुर से लखनऊ की ओर जा रही है उसकी जेब पर इस टोल टैक्स का भार पड़ने वाला है। अब देखना ये होगा कि जनता इसे किस तरह से लेती है, किसान इसे किस तरह से लेते हैं। स्नेहलता, बिल्कुल नीतीश, और दुकानों के अलावा ये बहुत जरूरी है, तो छोटे छोटे हॉल्स जो बनाए जाते हैं, जो बाकी एक्सप्रेसवे पर अब धीरे धीरे बनते दिखाई दे रहे हैं, उन हॉल्स में सुविधा होती है, शौचालय होते हैं, इन तमाम चीजों की जरूरत होती है, या फिर गाड़ी खराब होने पे उसे किस तरीके से आगे ले जाना है, ये सुविधाओं का एक हिस्सा होता है। टोल तो वसूला जा रहा है, लेकिन क्या वो सुविधाएं भी मुहैया हैं कि नहीं, ये तमाम चीजें देखने लायक होंगी। शुक्रिया अनुभव, शुक्रिया नीतीश जानकारी के लिए। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल आज से शुरू हो
हो गया है। और बात करें यूपी में योगी सरकार आने के बाद लगातार एक्शन दिखाई दे रहा है, योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और किस तरीके से, अब आपको बताया, रिटायर होने वाले जो कर्मचारी हैं उनके पेंशन जारी होने में जिस तरीके की दिक्कत आती थी उसे सरकार खत्म करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। लोक भवन में सीएम योगी ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत के बाद फायदा होगा। कैसे? देखिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अन्य भुगतान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रिटायर होने के 3 दिन में खाते में पेंशन की रकम आ जाएगी। बताया जा रहा है कि कार्यालय में सभी मंडलायुक्त और डीएम भी आज के इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और उनके साथ जिले के 50 से 100 पेंशनर्स भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यूपी में बढ़ती तपिश के साथ बिजली की किल्लत भी लोगों के लिए परेशानी का सबब है, लेकिन आज से इसमें कुछ राहत मिलने वाली है क्योंकि सरकार ने लोगों के लिए एक बड़ा इंतजाम किया है। दरअसल गर्मी के मौसम में बिजली की डिमांड और सप्लाई के बीच कमी है और इसे दूर करने के लिए सरकार ने एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट किया है। आज से शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के जरिए 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने वाली है। इस बिजली को डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। कहां से ये बिजली आएगी समझिए आप। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट हाइड्रो पावर ली जाएगी। मध्य प्रदेश से 325, राजस्थान से 283 मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद है और बिडिंग के जरिए भी 430 से 950 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय सेक्टर से 332 मेगावाट, परीक्षा से 118 मेगावाट और अन्य स्रोतों से 331 मेगावाट बिजली की उपलब्धता बढ़ सकती है क्योंकि बिजली कटौती, डिमांड और सप्लाई, जितनी जरूरत है और जितनी आपूर्ति हो रही है उसके बीच में जो कमी है उस वजह से थी। इसी कमी को दूर करने के लिए तरह तरह के स्रोतों से बिजली मंगाई जा रही है, एग्रीमेंट किया जा रहा है क्योंकि ये क्राइसिस है। यहां पर बिजली की कमी अब लोगों को भारी पड़ रही है, इसीलिए सरकार ने फौरी तौर पर यह व्यवस्था की है। जगह जगह से बिजली की मांग की है और कुल मिला के अगर आप देख लें जगह जगह से जो बिजली की डिमांड की गई है या एग्रीमेंट फाइनल है तो कुल 2000 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी जो डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए होगी, यानी घर में आने वाली बिजली होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं, प्रदेश भर में एनकाउंटर जारी है। मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में फिर से पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर जिले की है जहां बीती देर शाम पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में डबल मर्डर का आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। मुठभेड़ खतौली इलाके के अलकनंदा नहर पर बने पुल पर हुई। पुलिस ने जिस बदमाश को गिरफ्तार किया है उसका नाम विनीत है और ये एक दंपति की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर बुलंदशहर के गुलावटी की है। यहाँ पर पुलिस की गोकशों के साथ मुठभेड़ हुई है। बदमाशों के फायरिंग करने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और पुलिस की गोली से यहाँ कुख्यात गोकश इमरान उर्फ सिम्मी घायल हुआ है। पुलिस ने इसके पास से 2 अवैध असलहा, कारतूस, एक स्कूटी, नशीली गोलियां और गोकशी के औजार बरामद किए। वाराणसी से बड़ी खबर है। बीएचयू में स्टूडेंट्स का हंगामा, जहां वीसी आवास पर छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, ये खबर आ रही है। बीएचयू प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों ने स्टूडेंट्स पर बल प्रयोग किया है। आपको बताया, इफ्तार पार्टी को लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब इन छात्रों को हटाने के लिए वीसी आवास के बाहर से सुरक्षा कर्मियों ने बल प्रयोग किया है। तो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं ये तमाम स्टूडेंट जो इफ्तार पार्टी के विरोध में वीसी आवास के बाहर पिछले 2 दिनों से डटे हुए हैं और आज इनकी सुरक्षा कर्मियों से झड़प हुई है, जहां सुरक्षा कर्मियों ने इनके ऊपर बल प्रयोग किया है। ये देखिए, इनके झंडे वापस किए जा रहे हैं क्योंकि ये डटे हुए स्टूडेंट्स, कल इन्होंने बाल मुड़वाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये पूरा मामला शुरू होता है 2 दिन पहले जब महिला महाविद्यालय से तस्वीरें आती हैं इफ्तार पार्टी में वीसी के शामिल होने के बाद। लेकिन बड़ी बात यह है कि तब से अब तक वीसी और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। गोरखनाथ हमले से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, जिसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुर्तजा अब्बासी को लेकर यह सबसे बड़ा खुलासा है।
जानकारी ये सामने आई है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में था मुर्तजा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि आरोपी मुर्तजा आईएसआईएस के संपर्क में था। तो देखिए, मुर्तजा के पास से जो डेटा मिला है, उसका लैपटॉप और तमाम चीजें, पेन ड्राइव, इससे यह पता लगता है कि आईएसआईएस के संपर्क में मुर्तजा था। जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उससे चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि मुर्तजा आईएसआईएस के संपर्क में था। यूपी एटीएस की अब तक की गहन विवेचना एवं विभिन्न तकनीकी विश्लेषणों से अभियुक्त मुर्तजा के संबंध में निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आईएसआईएस फाइटर्स एवं आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। अभियुक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट के समक्ष वर्ष 2013 में संसारुल तौहीद की बैयत उर्फ शपथ ली थी तथा वर्ष 2014 में इस संगठन का विलय आईएसआईएस में हो गया था। अब आपको दिखाते हैं मिर्जापुर का एक वायरल वीडियो, जिसमें एक राशन कार्ड धारक राशन के लिए कोटेदार को धमकी दे रहा है। वायरल वीडियो में वो कहता हुआ दिख रहा है, मुझे वक्त से पहले अनाज चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। खराब हो चुके बा, समझ में आई नहीं। ये बताओ हम कैसे करी? तू अपने जेब से करे या अपने घर में से करे, हमें उससे मतलब नहीं बा, मगर अति हमार माथा मत खराब किए। चाहे से हम 100 पे एक बार बताए बंदा, या तो दुनिया में तू नहीं या हम न रहे। 100 पे एक बात कह के जाते हैं, कसम खुदा की कहते, या तो तू हमें मार डाले या तो हम यही बड़बा इससे मछली मार तो कट गई। जे बोली वो मार हम कट गए। हम तक्का बताए थी रमजान में कसम खाई करते बताया 3 तारीख के हमारी ईद पर। देखा आपने ये वीडियो, जहां पर ये शख्स कोटेदार को धमका रहा है कि इसका काम होना चाहिए, अपने घर से ले आओ, कहीं से ले आओ, कोई मतलब नहीं है, और इसके हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है। अगर वो चीज हथियार है तो ये पूरा मामला, हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने ये बात जरूर कही है कि जांच कराई जाएगी और जो दोषी मिलेगा उसका कार्ड निरस्त किया जाएगा और जरूरी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको हम लोगों ने भी देखा है। उसमें से एक वो भुगता है, वो कोटेदार को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मेरा खाद्यान्न चाहे जैसे भी हो, जहाँ से हो, अपने बाप के घर से लाके जैसे भी हो आप उसको दो। इसको हमने भी संज्ञान में लिया है और हम अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शहर के जो हैं उनको मैंने निर्देशित कर दिया है कि उसकी पता लगाए कि कौन है और क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। अगर वो गलत पाए जाते हैं और अपात्र पाए जाते हैं तो हमारी पहली कार्रवाई होगी कि उनके राशन कार्ड को ही हम लोग निरस्त करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं यूपी में शहर शहर आग के कहर की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर लखनऊ की है। लखनऊ में विधानसभा से कुछ ही दूरी पर स्थित एलोरा गेस्ट हाउस में अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दूसरी तस्वीर सहारनपुर की है, जहां पंचायत कार्यालय के पास दुकानों में अचानक आग लग गई। आग से लाखों के सामान के जल के खाक होने की भी खबर है। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस की टीमें आग बुझाने के लिए आगे आई। तो बड़ी प्राइम लोकेशन पर ये दोनों जगहों पर आग लगी है। वजह क्या है ये साफ नहीं है। नुकसान काफी हुआ है और कहीं अहम ये है कि बड़े बड़े कार्यालय, लखनऊ विधानसभा से भी थोड़ी नजदीक गेस्ट हाउस की ये तस्वीरें हैं जहां पर आग लगी। सहारनपुर में भी प्राइम लोकेशन की ये दुकान थी जिसमें आग लगी। अब आपसे जुड़ी एक अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। कल परसों अगर आप बैंक जाने की सोच रहे हैं तो खबर आपको जरूर देख लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 मई तक बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर कल की बात करें तो 2 मई को भगवान श्री परशुराम की जयंती है, इस वजह से बैंक में कामकाज नहीं होगा। 3 मई को ईद की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा आज रविवार है और मजदूर दिवस भी है, लिहाजा बैंक बंद रहेंगे। आपके काम की खबर है। अगर आपने मन बना लिया हो कि सोमवार को, मंगलवार को बैंक का काम निपटा दिया जाए बैंक पहुंच करके, तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। काम नहीं होगा, बैंक आपको बंद मिलेंगे। वजह है परशुराम जयंती, उसके बाद ईद, तो ये लंबा स्ट्रेच है। आज रविवार है,
तो अब जो भी बैंक का काम है जो जा करके आपको करवाना है, आपको टालना होगा। 3 मई के बाद ही आपका ये काम हो पाएगा। आज रविवार मजदूर दिवस की छुट्टी है। इसके अलावा कल की बात करें तो परशुराम जयंती है और परसों ईद। तो ये लंबी छुट्टी है बैंक की। कामकाज के लिए आपको ऑनलाइन जाना होगा और अगर बैंक जाकर के ही कोई काम करना है तो 3 मई के बाद ही जाइएगा। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी खबर, जहां प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं की भर्ती का मामला। विभिन्न विषयों के प्रवक्ता 442 पदों के लिए 1244 अभ्यर्थी भर्ती लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा और 22 मार्च को 2022 को आयोजित हुई थी ये लिखित परीक्षा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ्स के प्रवक्ताओं की भर्ती होनी है। तो इनके रिटन एग्जाम के रिजल्ट आ गए हैं। अब बारी है इंटरव्यू की। लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी है। जो रिटन परीक्षा ली गई है उसका रिजल्ट आ चुका है। आप वेबसाइट पर जाकर के चेक करते हैं और अगर आपका नाम आता है तो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है तमाम स्टूडेंट से जुड़ी हुई जिन्होंने इस पद के लिए परीक्षा लिखी है।